हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लेके आऊँगी, तो मैं लेके आई हूँ विथ हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि आपको हिंदू एडिटोरियल, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी आप लोग पढ़ लेते होगे, लेकिन आपको नोट्स मेकिंग में बहुत दिक्कत आती होगी कि नोट्स मेकिंग कैसे करें। तो मैं विथ हैंड रिटन नोट्स आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। और अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको ये तीनों जो न्यूज़पेपर है, मेनली जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होती है, वो तीनों इसमें कवर है। आपको कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट किया है, ठीक है। 1 अगस्त से अगर आप 2021 अटैम्प्ट कर रहे होगे तो आपको जून और जुलाई के भी बहुत ज़रूरी हैं करंट अफेयर्स। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं 1 अगस्त से डाल रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जून और जुलाई के लिए भी आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट न्यूज़ क्या है 1 अगस्त का, कि द HLEG ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो हाई लेवल ग्रुप है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया है। देख लेते हैं कि ये क्या है, क्या कहता है, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट है the high level group on agricultural exports set up by the 15th finance commission has submitted its reports to the commission। मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए क्या किया, जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ब्रीफ में, बाकी तो ऑब्जेक्टिव डिटेल्स मैंने आगे लिखे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, जो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे जीडीपी के मैक्सिमम 60% लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में हैं। तो क्या होता है, जो हम ये कह रहे हैं कि हम जो चीज़ भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा फॉरेक्स कम होते जा रहा है दिन पे दिन। तो इन्होंने ये एक रिपोर्ट सबमिट की है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट्स करके अपना फॉरेक्स क्या करें, सेव करें, ठीक है। और ये हमारे क्या होगा, हमारे फार्मर्स के लिए भी अच्छा होगा, डिमांड ड्रिवन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं फिर क्या है ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। द HLEG वॉज सेटअप टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स फॉर स्टेट टू इनकरेज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड टू प्रमोट क्रॉप्स टू इनेबल हाई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसका ये रिकमेंडेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो स्टेट्स को इनकरेज किया जाए ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके और उसी के जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं उसको इंपोर्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, कोई कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा फॉरेक्स दिन पे दिन कम होता जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या करें, एक्सपोर्ट करें और उसके सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो हैं उनको इंपोर्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो इससे हमारा फॉरेक्स क्या होगा, मेंटेन रहेगा। फिर इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं ये भी देख लेते हैं। The HLEG recommended a state lead export plan which will include a business plan for a crop value chain cluster to achieve export target। इन्होंने क्या बोला, ये एक स्टेट लीड प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब इसको लीड कौन करेगा, स्टेट करेगा, और ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है जिसमें हम एक क्रॉप वैल्यू चेन क्लस्टर को बनाएंगे, ठीक है। मतलब बिजनेस प्लान किया गया जिसमें हम अपने क्रॉप्स जो हैं उनका चेन बना रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करेंगे। जितना हम टारगेट बनाएंगे कि नहीं हमें अपने इतने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं, उतने को अचीव करने के लिए इसका मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, रिकमेंडेशंस हैं स्टेट को, ठीक है। दिस प्लान विल बी एक्शन ओरिएंटेड, टाइम बाउंड एंड आउटकम फोकस। ये पूरा का पूरा एक्शन ओरिएंटेड होगा, मतलब प्लान बनाया गया है तो इस पर काम होगा। टाइम बाउंड होगा, मतलब जितना टाइम इसमें बोला जाएगा उतने में ये काम हो जाएगा। और आउटकम फोकस होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर काम किया जाएगा और इसका कुछ आउटकम नहीं आएगा फिर भी इस प्लान को क्या किया जाएगा, करते रहा जाएगा। नहीं, इसका अगर कुछ आउटकम दिखेगा तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, वरना इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर द रिकमेंडेशंस इंक्लूड डिमांड ड्रिवन अप्रोच एंड फोकसेस ऑन 22 क्रॉप वैल्यू चेन। मतलब ये रिकमेंडेशन दी गई है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमारे जो फार्मर्स है वो अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
अगर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हाँ उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनके लिए तो बेटर होगा, इसीलिए इस अप्रोच को बोला गया है ये डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। और इसमें क्या किया गया है, मेनली 22 क्रॉप्स को लिया गया है, ठीक है। अभी 22 क्रॉप्स है, आगे इसमें और भी इंक्लूड किए जाएंगे अगर ये सक्सेसफुल रहा तो, ठीक है। फिर द ग्रुप हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ स्टेट लीड एक्सपोर्ट प्लान विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। इसमें ये भी बोला गया है, सजेस्ट किया गया है कि इसको प्रोग्राम को लीड तो स्टेट करेगा, लेकिन इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। फिर है हमारा द ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड दैट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर शुड प्ले एन एंकर रोल इन ड्राइविंग आउटकम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्लान। मतलब इसमें ये बोला गया जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे इनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, जो आउटकम होंगे, मेन आउटकम और एग्जीक्यूशन यही लोग करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें कितना ग्रोथ का मतलब चांसेस है, ठीक है, क्या किस किस फील्ड में ग्रोथ होंगी। तो इंडियाज एग्रीकल्चरल ग्रोथ एक्सपोर्ट कुड ग्रो फ्रॉम ₹40 बिलियन विद इन अ फ्यू ईयर्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा $40 बिलियन डॉलर कुछ ही साल में हम इससे कमा सकते हैं, ठीक है। एडिंग अप टू 10 मिलियन जॉब्स इन द प्रोसेस, और इससे हम 10 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। टू अचीव द इनहांस टारगेट द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कुड रेंज फ्रॉम $3 to 10 बिलियन अक्रॉस इनपुट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग। लेकिन हमें इतना इनपुट, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, तो ये माना गया है कि इसमें एस्टिमेटेड 3 से 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज़। हमारा सेकंड न्यूज़ है रीनेमिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आज तक हम लोग देखते थे हमारा HRD डिपार्टमेंट है, उसका नाम चेंज करके उसको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ठीक है। मतलब इसमें सिंपल सीधा ये बोल रहा है जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से आज तक जो भी चल रहा था, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से चलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या बोल रहा है। Context: the Union Cabinet on Wednesday, July 29, approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education to more clearly define its work and focus. जैसे कि हम लोग जानते थे HRD डिपार्टमेंट का क्या काम होता था, पूरा एजुकेशन सिस्टम देखना उसका काम होता था। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे यूनियन कैबिनेट थे उन्होंने वेडनेसडे जुलाई 29 को इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ठीक है। क्यों कर दिया गया है, ताकि हम इसके वर्क और इसके फोकस को क्लियरली डिफाइन कर सके। जब भी नाम आता था HRD तो इसका वर्क कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता था कि ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है। अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो जैसा कि हम नाम सुनते ही इसका एक अजम्पशन तो कर ही सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ एजुकेशन के पर्पज से ही बनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया ताकि इसके वर्क और फोकस को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिकम HRD। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदलना पड़ा, ठीक है। नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिकम HRD। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HRD जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है 29 जुलाई से, वो पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही चलता था, लेकिन उसको बाद में HRD किया गया। तो क्यों किया गया HRD, किसने किया, ठीक है, तो ये देखते हैं। अपॉन बिकमिंग PM in 1984, राजीव गांधी who had surrounded himself with a new crop of advisors showed restlessness for change and innovation in a number of areas। जब राजीव गांधी 1984 में हमारे PM बने, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब नया नया कोई PM बनता है तो उसको बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम करने का मन करता है, चेंजेस करने का मन करता है। तो बहुत रेस्टलेस हो रहे थे कि अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में हम चेंजेस करेंगे, तो उन्होंने ये चेंजेस किए थे, ठीक है। He accepted a suggestion that all department related to education should be brought under one roof। जो भी राजीव गांधी के माइंड, मतलब जो भी उनको क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक
हेड के नीचे होने चाहिए, ठीक है, एक रूफ के नीचे होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सजेशन एक्सेप्ट करके ऐसा ही कर दिया, ठीक है। There was some opposition from academic circles who complained that the country no longer had a department with एजुकेशन इन इट्स नेम, ठीक है। बहुत सारे एकेडमिक जो थे सर्कल्स, उन्होंने क्या किया, इसका अपोजिशन भी किया, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही रूफ में नहीं होना चाहिए, एजुकेशन अलग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कर दिया। सम न्यूज़पेपर रॉट एडिटोरियल्स क्रिटिसाइजिंग द चेंज ऑफ द नेम, कुछ न्यूज़पेपर ने एडिटोरियल्स लिखे, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप नेम क्यों चेंज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, गलत है ऐसा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। But the decision had been made and subsequently in 1986 the government cleared a new education policies, the second in the country's history and one that was to survive until now, ठीक है। ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसीज थी जो उन्होंने बनाया 1986 में, ठीक है, जो कि आज तक चली आ रही है, ठीक है। फिर है इसमें वर चेंजेस मेड इन मिनिस्ट्री इवन आफ्टरवर्ड, क्या इसके बनने के बाद भी इसमें कुछ चेंजेस हुए थे इस मिनिस्ट्री में? यस, चेंजेस वर मेड आफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या हुआ, इसमें चेंजेस होता गया। आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1998 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेपरेट द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। जब क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया 1998 में, उन्होंने क्या किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर था उसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अलग कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये डिपार्टमेंट अलग है कल्चर का, इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अलग करेंगे। इन अक्टूबर 1999 अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर केम इनटू बीइंग विद द लेट अनंत कुमार इन चार्ज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसको चार्ज कर दिया गया, किसके अंडर में दे दिया गया, लेट अनंत कुमार, ठीक है, उनको दे दिया गया। फिर है हमारा द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ टू वॉज चार्ज और सेपरेटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ था इसको भी क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अलग कर दिया गया, एंड अनंत कुमार वॉज गिवन चार्ज ऑफ दिस न्यू मिनिस्ट्री एज वेल। और इसका भी क्या चार्ज किसको दे दिया गया, अनंत कुमार को ही दे दिया गया, ठीक है। विद दिस डिसीजन ऑफ द वाजपेयी गवर्नमेंट द HRD मिनिस्ट्री रीनेम्ड HRD ओनली इन नेम, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट वॉज बैक टू बीइंग अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी, जो HRD मिनिस्ट्री रीनेम्ड HRD ओनली, उसको HRD ही रहने दिया, लेकिन क्या किया, इससे बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी। लेकिन क्या हुआ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इज फॉर बैक टू बीइंग अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आज ये फिर क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल गया। फिर क्या, वाई HRD रिटर्न टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, अब फिर HRD को एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्यों बदल दिया गया, ठीक है। तो RSS सर्कल्स हैव लॉन्ग बीन इन फेवर ऑफ गोइंग बैक टू द मिनिस्ट्रीज ओरिजिनल नेम। जो RSS का सर्कल था उन्होंने क्या किया था, बहुत दिन से ये चाहती थी कि मिनिस्ट्री अपने ओरिजिनल नेम पे वापस चली जाए, ठीक है। बट द वाजपेयी गवर्नमेंट विच वॉज इन कंट्रोवर्सी ओवर एलिगेशंस ऑफ री राइटिंग टेक्स्ट बुक डिड नॉट टेक स्टेप्स इन द डायरेक्शन। जो जिनको मतलब उनको ये नहीं करना चाहते थे कि क्या हो कि मेरे पे लिखा जाए कि मैंने फिर से टेक्स्ट बुक पूरी बदले, ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने बस अलग अलग बुक को सेपरेट कर दिया था, अलग अलग डायरेक्शंस लिए थे, लेकिन नाम नहीं चेंज किया था, ठीक है। सोर्सेज इन द RSS सेज दैट द आइडिया ऑफ रीनेमिंग हैड बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ शिक्षा समूह ऑफ द संघ, ठीक है। RSS सर्कल का मतलब ये मानना है कि ये डिस्कशन, ये सजेशन किस में दिया गया, जो शिक्षा समूह संघ है उसमें दिया गया है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ अफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर, ये ग्रुप है जो कि वर्किंग एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, ठीक है। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन ओवर द लास्ट 6 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एंड दैट सम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो मेड रिटन सबमिशन इन दिस रिगार्ड। 6 साल से इस पर वर्क हो रहा था, बहुत सारे अलग अलग क्या थे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस पर लिखित दे रहे थे कि नहीं इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देना चाहिए। ऑन September 29, 2018 व्हेन जावड़ेकर वॉज HRD मिनिस्टर, जब 19 सितंबर 2018 में जावड़ेकर HRD मिनिस्टर थे, एट अ कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस ऑर्गेनाइजेशन एट न्यू दिल्ली विज्ञान भवन by the Indira Gandhi National Center for the Arts, Prime Minister Modi was asked to rename the ministry as the Education Ministry। जब ये हुआ, एकेडमिक लीडरशिप हुआ न्यू दिल्ली में
विज्ञान भवन में, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर में, आर्ट्स में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस कर दिया कि नहीं, जो HRD है उसको रीनेम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, ठीक है। बस इसीलिए इसको चेंज किया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसके फेवर में थे, नहीं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देना चाहिए, ठीक है, बस इसीलिए हुआ। ये हमारा न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है स्मोक टावर। इसका कंटेक्स्ट क्या बोलता है, जस्टिस मिश्रा हैज़ रिमार्क्ड एज द बेंच डायरेक्टर, एक मिनट फ्रेंड्स प्लीज़, just give me 2 minutes। ठीक है, इसमें क्या है, जस्टिस मिश्रा हैज़ रिमार्क्ड एज द बेंच डायरेक्टर ऑथोरिटीज टू टेक मेजर्स इंक्लूडिंग आस्किंग द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन सेटिंग अप स्मोक टावर इन द कैपिटल। जो जस्टिस मिश्रा है उन्होंने क्या किया है, अपनी अथॉरिटीज़ को ये पूछा है, दिल्ली गवर्नमेंट से ये पूछा है और CPCB से पूछा है कि आप लोग जो भी स्मोक टावर के लिए प्लानिंग कर रहे हो उसकी सबमिट मुझे दीजिए, बताइए कि मतलब क्या प्लानिंग है स्मोक टावर। स्मोक टावर क्या होता है, जैसा कि आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ अ स्मोक टावर। जैसे कि स्मोक टावर के लिए जो जस्टिस मिश्रा है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और CPCB से मांगा है रिपोर्ट कि आप लोगों ने स्मोक टावर के लिए क्या प्लानिंग की है, आप उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। अब स्मोक टावर क्या है, ठीक है, अ स्मोक टावर इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क एज अ लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर fitted with multiple layers of filters which traps fine dust particles suspended in the air as it passes through them। स्मोक टावर और कुछ नहीं है, ये जैसे एयर प्यूरिफायर होता है तो ये एक लार्ज स्केल का बड़ा प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर, जो कि क्या होता है बहुत मल्टीपल लेयर्स में होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं प्यूरिफायर्स के, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो एयर में फाइन डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होते हैं हवा के साथ उनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और वो हवा में उसको पास नहीं होने देता है, ठीक है। फिर है द लार्ज स्केल फिल्टर्स एक्सपेक्टेड टू बी इंस्टॉल इन द टावर इन दिल्ली वुड यूज़ कार्बन मोनोफाइबर्स एज अ मेजर कंपोनेंट। जो ये लार्ज स्केल फिल्टर है जो कि इस दिल्ली में इंस्टॉल किया जा रहा है, इसमें क्या मेजर कंपोनेंट जो यूज़ हुआ है वो क्या है, कार्बन मोनोफाइबर, एंड वुड बी फिल्टेड अलॉन्ग द पेरीफेरीज ऑफ द टावर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स हैज सेड एडिंग एट द हाइट ऑफ द टावर वुड बी 20 मीटर। जैसे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टावर से अलग अलग जगह क्या होंगे, सेट होंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक एस्टिमेटेड हाइट इसकी बताई है कि इसकी हाइट क्या होगी, 20 मीटर करीबन होगी। प्रायर एक्सपेरिमेंट विथ स्मोक टावर, स्मोक टावर का जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। स्मोक टावर हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटेड विथ इन रिसेंट ईयर इन सिटीज़ इन द नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया एंड पोलैंड। जो स्मोक टावर है इसका पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जैसे कि नीदरलैंड में, चाइना में, साउथ कोरिया में, पोलैंड में, यहाँ ये सब जगह पे क्या हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्मोक टावर्स फिट हो चुके हैं। द फर्स्ट सच टावर वॉज इरेक्टेड इन 2015 इन रोदरदाम, नीदरलैंड, क्रिएटेड बाय डच आर्टिस्ट डियोन रोस्टेगार्डे, ठीक है। जो पहला जो स्मोक टावर है वो 2015 में रोदरदाम नीदरलैंड में बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक डच आर्टिस्ट हैं डान रूसरगार्डे उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फिर हाउ विल दिल्ली स्मोक टावर बी इंस्टॉल, जो दिल्ली का स्मोक टावर है वो कैसे इंस्टॉल्ड होगा। द टावर्स टू बी इंस्टॉल्ड इन दिल्ली वेयर टू बी रिजल्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन IIT एट मुंबई एंड दिल्ली एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्टा। जो ये है ये कोलैबोरेशन जो IIT मुंबई और IIT दिल्ली के कोलैबोरेशन से इंस्टॉल होगी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्टा के भी कोलैबोरेशन से, ये तीनों कोलैब करके दिल्ली में ये मशीन क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। द यूनिवर्सिटी हैज हेल्प डिजाइन टू 100 मीटर हाई परमानेंट स्मोक टावर इन द चाइनीज सिटी ऑफ जियान। जो ये तीनों यूनिवर्सिटी है, ये तीनों यूनिवर्सिटी ने ही चाइनीज सिटी जो जियान का सिटी है उसमें 100 मीटर स्मोक टावर की फिटिंग करने में हेल्प की थी, ठीक है। जो मतलब जियान है, चाइना का जो एक शहर है जियान, उसमें एक 100 मीटर का स्मोक टावर है जो किसकी हेल्प से फिट हुआ था, ये तीनों IIT मुंबई, IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्टा के हेल्प से ही बना था, ठीक है। दिस टावर वॉज
completed in 2070 and is supposed to be the world biggest air purifier। ये जो प्यूरीफायर है वो क्या हुआ था 2017 में ही कंप्लीट हो गया था और इसको क्या हुआ अब तक का वर्ल्ड बिगेस्ट प्यूरीफायर बोला जाता है। ठीक है, चाइनीज़ के जियान शहर का प्यूरीफायर को। फिर है एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन कैसा है? ठीक है, तभी तो स्मोक टावर वहाँ फिट हो रहे होंगे। पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली इंक्रीजेज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग विंटर ऑन सम डेज टू नियरली 10 times above the limit prescribed by WHO, posing a सीरियस रिस्क टू वनरेबल एंड ऑल्सो हेल्दी पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन लेवल है वो दिल्ली का बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है विंटर्स में। ठीक है, ठीक है, और 10 times डबल्स हो जाता है, 10 times बढ़ जाता है। ठीक है, जो लिमिट प्रिस्क्राइब करी है उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि वल्नरेबल रिस्क, सीरियस रिस्क होता है और हेल्दी पॉल्यूशन के लिए भी क्या होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, पॉपुलेशन, एक हेल्दी पॉपुलेशन जो होती है उनके लिए बहुत रिस्की होता है। ठीक है, एन असेसमेंट बाय द CBCP shows that Delhi air quality has been improving every year since 2016। जो CBCP की रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया है कि 2016 से आज तक लेके हर साल क्या है दिल्ली की एयर क्वालिटी इम्प्रूव ही हुई है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत वर्क हो रहे हैं। इट रिमेन्स अबव acceptable limit and a result of a pollution control measures being, उसमें क्या बोला जा रहा है कि वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक आ गया है और जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल लिमिट्स है वो क्या हो गया लिया जा रहा है। ठीक है, जो मतलब कि जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं वो सारे वहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, आर दीज स्मोक टावर्स इफेक्टिव? क्या ये स्मोक टावर्स इफेक्टिव होंगे? एन एस्टिमेट मेड ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी shows a tower would reduce 50% of the particulate matter load, fine dust particles suspended in the air in an area of 1 kilometer in the direction of the wind, as well as 200 meters each along the sides of the tower and against the direction of the wind। ठीक है, ये एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि ये जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उसका 50% ये कम कर देता है। और जहाँ पे स्मोक टावर्स हैं, ठीक है, इस स्मोक टावर यहाँ पे जो इस साइड हवा चल रही है तो इस साइड का ये 100 मीटर 1 किलोमीटर तक ये वॉक करता है। 1 किलोमीटर के जितना दूर का हवा होगा 1 किलोमीटर तक का हवा ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर साइड हवा नहीं चल रही होगी उधर के भी ये 200 मीटर तक के एरिया को साफ़ कर देगा। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड affidavit submitted by the Delhi Environment Department to Supreme Court in December has stated the Delhi government committed is of the view these smoke towers may not be useful for the whole city but they can useful in creating clean air area zone in different parts of the city। जो affidavit submit किया गया है दिल्ली Environmental Department की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कहा गया ठीक है ये तो मानते हैं कि ये स्मोक टावर पूरे दिल्ली को नहीं साफ़ कर सकता, पूरे दिल्ली की हवा को नहीं साफ़ कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ कुछ जगह पे क्लीन एरिया जोन तो बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्मोक टावर होगा वो एरिया क्लीन एयर जोन एरिया तो कहलाएगी। ठीक है, बहुत से अलग अलग पार्ट्स में ये वर्क कर सकते हैं। हम मानते हैं पूरे दिल्ली को नहीं साफ़ करेगा लेकिन बहुत से अलग अलग पार्ट्स में ये काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd न्यूज़ आइटम। 4 न्यूज़ आइटम्स है हमारा KVIC एंड ITBB साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? इसका कंटेक्स्ट है टुडे KVIC एंड ITBB साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू दिस इफेक्ट। ठीक है, आज KVIC और ITBB जो है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब KVIC क्या होता है देख लेते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन अप्रैल 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी आपको पता है जब भी जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है बाद में जोड़ी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये अप्रैल 1957 को बनी थी। ठीक है, और इसके पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा और इसको दिया गया नाम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस साइनिंग? ये जो साइनिंग हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है
मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, आजकल जैसे कि हम लोग लोगो सुन रहे हैं, ठीक है, मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर, तो वही आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है हमारे इंडिया को, ठीक है, उसी के लिए काम हो रहा है। द एम टू इनकरेज लोकल प्रोडक्ट्स इन अ बिड टू सपोर्ट द आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसका मेन एम क्या है कि अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनकी सेल परचेज बढ़ाई जाए और अपने इंडिया को क्या किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो कि श्री प्राइम नरेंद्र मोदी का नारा है, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू सेल ओनली स्वदेशी प्रोडक्ट्स थ्रू द CAPF कैंटीन अक्रॉस इंडिया। यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो CAPF कैंटीन्स होती हैं वहाँ पे जानते हैं, क्योंकि जो CAPF वाले होते हैं उनको कैंटीन से खाना लेना होता है, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो कैंटीन्स में प्रोडक्ट्स जाएंगे वो सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑयल टू आवर जवान्स गार्जियंस आवर बॉर्डर्स दैट टू, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी के ऑयल्स दिए जाएंगे, ठीक है, तेल दिया जाएगा, मस्टर्ड ऑयल हमारे जवान को, हमारे गार्जियन जो है जो हमारे बॉर्डर्स पे काम करते हैं, ठीक है, जो सारे। What is ITBP? अब ITBP क्या है, BP क्या है, ठीक है, तो द इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस इन इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विथ इट बॉर्डर विथ टिबेट, ठीक है, ये इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है जो कि हमें टिबेट के बॉर्डर पे दिखती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया, जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये उनमें से एक है, ठीक है। रेज्ड ऑन 24 अक्टूबर 1962 अंडर द CRPF एक्ट इन द वेक ऑफ द सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। जो सिनो इंडियन वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद जो हमने 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बनाई थी उसमें से एक है, ठीक है। द ITBP इज द नोडल एजेंसी अपॉइंटेड बाय द MHA फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि क्या MHA के द्वारा अपॉइंट की जाती है और इसका काम क्या होता है, सारे पैरामिलिट्री फोर्स के बिहाफ पे क्या करती है, काम करती है, ठीक है। द ITBP विल सून प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई टू 1200 क्विंटल्स ऑफ हाई क्वालिटी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल विच विल बी सप्लाइड बाय KVIC थ्रू इट PMEGD यूनिट्स इन द मंथ टाइम। उन्होंने अभी 1200 क्विंटल हाई क्वालिटी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उनको क्या किया है, ऑर्डर दिया है KVPIC को, जो कि क्या करेगी, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री उनको सप्लाई करेगी। मेन इसका मोटिव क्या है कि जो हमारे जवान हैं उनको कैंटीन से खाना लेना होता है, तो जो कैंटीन में जो हमारे जानते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इसीलिए बनी है कि हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स है उनका वो क्या कर सके, व्यापार कर सके। तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो क्या करेंगे, अब हमारे जवानों को क्या करेंगे, जवानों के कैंटीन्स में क्या करेंगे, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल्स पहुँचाएंगे जो कि बिल्कुल भी स्वदेशी होगा, ठीक है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस को। सम अदर की पॉइंट्स इसके क्या है, द KVIC रिसेंटली सप्लाइड प्रोडक्ट लाइक हनी, पिकल्स, एडिबल ऑयल्स, अगरबत्ती, पापड़, आंवला, कैंडी एंड कॉटन टॉवल्स एसेट्रा टू CAPF, ठीक है। जो अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स दिए हैं हमारे जवानों को, जैसे कि हनी, शहद, अचार, एडिबल ऑयल्स, अगरबत्ती, पापड़, ये सब, ठीक है, आंवला, कैंडी, कॉटन, ये सब भी हमारे जवानों को उन्होंने दिए हैं, ठीक है। कैंटीन्स ऑन ट्राइबल बेसिस, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन द पाइपलाइन आर कॉटन मैट्स, दरी, ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर्स, पिकल, हनी, पापड़ एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। उनका नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्या होगा, जो कि वो अचार देंगे, पिलो कवर देंगे, कॉटन की दरी देंगे, ठीक है, ये सब भी वो लोग क्या करेंगे, हमारे CRPF वालों को पहुंचाएंगे। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑयल एंड दरी विल बी अप्रॉक्सीमेटली ₹18 करोड़। जो पूरा ऑयल और दरी वरी का कॉस्ट लेके है वो 18 करोड़ है, ठीक है। इसका एक एंड नोट पढ़ लेते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट KVIC हैज साइंड अ डील विद द पैरामिलिट्री फोर्सेज फॉर सप्लाई ऑफ एनी मटेरियल। ये पहली बार हो रहा है कि जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोई साइनिंग की है, कोई डील की है जो कि हमारे मटेरियल्स को सप्लाई करने की है, ठीक है। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि जैसे कि अचार, पिकल्स, ये सब भी अगर वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को देंगे तो पहला तो बेनिफिट हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों के लिए कि उनको हैंडमेड चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। दूसरा, हमारे जो छोटे वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल
स्मॉल एरिया में काम करते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि दरी, पिक्कल, अचार ये सब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो बनाती नहीं है, ये सब छोटे छोटे वर्कर्स बनाते हैं, तो उनकी भी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। और हमारा स्वदेशी जो एक आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स, इसका भी क्या होगा, अच्छा खासा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्या है, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एक ये सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकली है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं, हमारे कोविड-19 की वजह से हमारे पास सोना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आइए इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 4B, a sovereign gold bonds 2000 series will be opened for the period August 3-7 2020 with the settlement date August 11 2020। ठीक है, ये 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और मतलब ये 11 अगस्त तक होते होते इसका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम मतलब ये पूरा एक उसका डिटेल है। ठीक है, कि कब कब स्टार्ट हुआ है, कब आया था, कब नहीं। व्हाट इज सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? अब ये है क्या, ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात है। द सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च इन नवंबर 2015 विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग यूज फॉर अ परचेज ऑफ गोल्ड इनटू फाइनेंशियल सेविंग। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सेविंग ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल सेविंग भी ज़्यादा लोग किस में करते हैं, गोल्ड में करना सेफ समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि गोल्ड का दाम हर दिन बढ़ता है, तो इसीलिए क्या किया गया था, जो एक नवंबर 2015 में इसको ये सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फिजिकल डिमांड है गोल्ड की वो कम हो जाए और किस पे शिफ्ट हो जाए, एक जो फिजिकल एक पेपर पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, द इशू प्राइस ऑफ फॉर द बॉन्ड सीरीज दैट वर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर जुलाई 6 to 10 वॉज ₹4,852 पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम ऑफ गोल्ड। इसको पहले मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ ये है क्या। जैसे कि हमारे पास एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकली है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको फिजिकल गोल्ड ना देके, ठीक है, जैसे कि आप 1 लाख का गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको फिजिकल गोल्ड ना देके एक बॉन्ड पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, आपका इतने का सोना है और उसका इंटरेस्ट उतने ही रेट से बढ़ेगा जितना सोने का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल सोने की डिमांड भी कम हो जाएगी और लोगों का क्या हो जाएगा, सोने में सेविंग भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे पास एक ही गोल्ड रिजर्व, जो कि हमारे पास एक ही जगह से गोल्ड निकलता है, जो कि उतना हमारे रिजर्व में चला जाता है। बाकी सारा गोल्ड हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बहुत कम करता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिट वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा निकाला गया है कोविड-19 के केस में कि आपको क्या किया जाएगा, एक बॉन्ड पेपर दे दिया जाएगा, गोल्ड बॉन्ड पेपर, और उसका इंटरेस्ट बिल्कुल उतना ही बढ़ेगा जितना गोल्ड का मार्केट में बढ़ रहा हो। ठीक है, तो इससे हम लोगों को भी बहुत आसानी होगी और पब्लिक को भी बहुत आसानी होगी और गवर्नमेंट को भी बहुत आसानी होगी। देख लेते हैं व्हाट इज सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड 2020 इज इशूड बाय रिजर्व बैंक इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा इशूड किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इशू किया जाएगा, जो कि किसके बिहाफ पे काम करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम करेगी। द बॉन्ड आर डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड विद अ बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम एंड द टेन्योर ऑफ SGB विल बी 8 years। ठीक है, विथ एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5th year टू बी एक्सरसाइज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट। ठीक है, ये क्या किया जाएगा, इसको अलग अलग ग्राम्स में आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार खरीद लेंगे तो आपको 8 साल तक इसको चलाना होगा। एग्जिट ऑप्शन भी है लेकिन आफ्टर 5 years। ठीक है, 5 years के पहले आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते हैं। द बॉन्ड आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये बॉन्ड सिर्फ उनको ही दिया जाएगा जो कि हमारे रेजिडेंट के रहने वाले होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दिया जाएगा, किसी ट्रस्ट को दिया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाएगा। ठीक है, the minimum permissible investment will be gram and gold and the maximum limit of subscription shall be 4 kg for individual, 4 kg for HUV and 20 kg of for trust and similar entities per physical April to March। 1 साल तक में कितना किसको गोल्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, 4 किलो इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा, 4 किलो HUF को दिया जाएगा, 20 किलो तक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। ठीक है, और सिमिलर एंटिटीज जोन के जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा। द गोल्ड बॉन्ड विल बी सोल्ड थ्रू बैंक
एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक बैंक्स के थ्रू दिया जाएगा, इसमें स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स भी होंगे। स्टेक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE के थ्रू ही इसको दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट टेक। ठीक है, तो द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड शैल बी 5,334 रुपीज़ 5,334 ओनली पर ग्राम। जब इसको इशू किया जाएगा तो पर ग्राम का वैल्यू इतना होगा। एज ऑल्सो पब्लिश्ड बाई RBI इन देयर प्रेस रिलीज डेटेड जुलाई 31, 2020, जो कि जो प्रेस रिलीज जो जुलाई में 31 को हुआ है उसमें RBI ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ डिस्काउंट ऑफ ₹50 पर ग्राम। जो RBI उसने डिसाइड किया है कि पर ग्राम पे वो 50 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, फॉर द इशू ऑफ द प्राइस टू दोज इन्वेस्टर हु अप्लाई ऑनलाइन एंड द पेमेंट इज मेड थ्रू डिजिटल मोड। उनको दिया जाएगा 50 रुपये का डिस्काउंट जो कि डिजिटल मोड से पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर सच इन्वेस्टर द इशू प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड विल बी 5,224 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये दाम घट के इतना हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आज का जितना भी न्यूज़ आइटम था मेनली आपकी UPSC पर्सपेक्टिव से वो मैंने समझाया है। अगर इसमें आपको फिर भी कहीं भी कोई कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको कोई भी चीज़ के इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप एक बार मेरे चैनल पर जरूर जाइएगा, मेरा आई बटन जरूर क्लिक करिएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा मैं किस किस से रिलेटेड सब्जेक्ट से टॉपिक बनाती हूँ। ठीक है, अब आपको ये वीडियो समझ में आया। और अगर आपको जैसे थ्योरी पार्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के भी आपको नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।